पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मू इंपीरियल एकेडमी लौट रहा था। रास्ते में उसने एक मर्चेंट फ्लाइंग शिप पकड़ा। जब वह जहाज बैटलफील्ड के ऊपर से जा रहा था, तभी कुछ सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया था। अब आगे देखेंगे। जहाज पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। वह कॉक्सवेन एक डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर था, जिसकी क्षमताएं असाधारण थी, लेकिन क्योंकि उसे जहाज की दिशा संभालनी थी, वह सभी का ध्यान नहीं रख सकता था। थ्री वंडर्स कैसल तीन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। पहली बग्स की रे, दूसरी मेडिसिन, और तीसरी ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाएं। राजमहल में रहने वाली कॉन्सोर्ट चे थ्री वंडर्स कैसल से ही थी। वह असाधारण रूप से सुंदर थी। ये किला चिकित्सा विद्या में भी निपुण था, और वहाँ के कई प्रसिद्ध वैद्य विषैले कीड़ों का उपयोग बीमारियों के इलाज में करते थे। तीनों वंडर्स में सबसे पहला और सबसे भयावह था इंसेक्ट। थ्री वंडर्स कैसल की इंसेक्ट आर्मी अत्यंत भयानक थी। जो लोग चिकित्सा में पारंगत थे, वे जहर के उपयोग में भी माहिर थे। उनके विषैले कीड़े एक अनोखी कला माने जाते थे। जब सम्राट ने इस किले को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो उसने उन्हें आदेश दिया कि वे एक इंसेक्ट आर्मी तैयार करें। इस सेना के अधिकांश सैनिक कीड़ों को नियंत्रित करने में विशेष थे। अब जब थ्री वंडर्स कैसल ने विद्रोह कर दिया था, तो इसका मतलब था कि उनकी इंसेक्ट आर्मी भी विद्रोही बन चुकी थी, और अब युद्ध इंपीरियल आर्मी और इंसेक्ट आर्मी के बीच हो रहा था। वे अनजाने में युद्ध क्षेत्र में भटक गए थे, और अब थ्री वंडर्स कैसल की कीड़ा सेना ने उन पर हमला कर दिया था। ये लड़ाई आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। ऐसे कीड़ों से बचना असंभव है। जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड इतने अधिक कीड़ों से नहीं निपट सकता। छिन्मू की गर्दन के पीछे झुरझुरी दौड़ गई जब अनगिनत सुनहरे कीड़े उसकी ओर उड़ते आए। उसने तुरंत अपनी चेतना दो हिस्सों में बांटी। एक हाथ में उसने जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड से एक सैनिक पर वार किया, और साथ ही अपने शरीर से वाइटल ची फूट पड़ी। उसके हाथों से अनगिनत महीन वाइटल ची थ्रेड्स निकलकर एक ब्लेजिंग रेड सन, दहकता हुआ लाल सूर्य का रूप लेने लगे। ये वाइटल ची थ्रेड्स असंख्य सूक्ष्म वाइटल की सोर्ड से बने थे, जो क्षण भर में एक सूर्य की आकृति में बदल गए, हवा में भनभनाते हुए, तैरते हुए। यूएन इंपीरियल स्टडीज सनसेट सोर्ड स्किल। वह अग्निगोला तेजी से घूमने लगा, और उसी क्षण असंख्य सोर्ड लाइट्स बाहर फूटे, जो हर सुनहरे कीड़े के शरीर में धस गए। क्षण भर में छिन्मू के चारों ओर कीड़ों की लाशें बिछ गईं। उसी समय उसका जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड एक सैनिक की छाती के पार निकल गया, और वापस लौटते हुए अगले वार में उसे समाप्त कर दिया। शानदार सोर्ड स्किल, वह कॉक्सवेन प्रशंसा करता हुआ बोला, और अपने सहायक को जहाज संभालने दिया। फिर उसने तुरंत एक फायर बॉटल गोर्ड निकाला। जैसे ही उसने उसे खोला, एक फायर क्लाउड उसमें से निकली और एक नाइन हेड फायर फीनिक्स का रूप ले लिया। उस फीनिक्स के 9 सिरों से आग की भयानक लपटें निकली, और अनगिनत कीड़े जलकर राख हो गए। वह नाइन हेड फायर फीनिक्स अपने विशाल पंख फैलाकर पूरे जहाज को ढक लिया, और अपनी अग्नि की धाराओं से दुश्मनों को राख में बदल दिया। ये कॉक्सवेन तो वाकई गहरी साधना वाला है। लिटिल जनरल चिनफेय से कम नहीं, चिन्मू के मन में विचार आया। उसी क्षण एक स्त्री सेना के बीच में खड़ी दिखाई दी। उसके चारों ओर भयावह सुनहरे कीड़ों का सैलाब था। उसने बस अपनी उंगली से इशारा किया, और पूरा कीड़ों का झुंड जहाज की ओर उमड़ पड़ा। थ्री वंडर्स कैसल का दूसरा वंडर, सचमुच सुंदर लड़कियां। कॉक्सवेन मुस्कुराया, और उसका नाइन हेड फायर फीनिक्स वापस फायर बॉटल गोर्ड में समा गया। फिर वह बॉटल गोर्ड 3 से 5 मनुष्यों जितना बड़ा हो गया, और नीचे की ओर मुंह करके उसने भयानक सक्शन बन की, जिससे कीड़ों का सैलाब अंदर खिंच गया। उसने तेजी से कई मुद्रास बनाए, और हवा में चमकते हुए रून्स प्रकट हुए। कुछ ही पल में सभी कीड़े राख में बल गए। चिमू की आंखें चमक उठी। यह व्यक्ति न केवल बलवान था, बल्कि रून्स और मुद्रास के अध्ययन में भी निपुण था। वहां महिला जनरल स्तब्ध रह गई और बोली, तुम फायर बैंडेड फेन्यूनशियाओ? तुम अच्छे बन गए हो, और अब एक कॉक्सवेन हो। जहाज पर मौजूद सभी व्यापारी और अधिकारी तुरंत सतर्क हो गए। कई लोगों ने अपनी तलवारें निकाल ली और उन पर तनी हुई। फेन्यूनशाओ ने 2 बार थूका, टर्न्ड गुड का मतलब क्या है? महिला जनरल ने तिरस्कार से कहा, सुना है तुम डाउ सेक्ट से निकाले गए शिष्य हो। वहां तुम्हारे अनुचित आचरण के कारण तुम्हें बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद तुमने बैंडिट बनकर व्यापारियों को लूटा। अब सम्राट तुम्हें कई सालों से पकड़ नहीं पाया, और आज तुम कॉक्सवेन बन गए हो। क्या ये टर्निंग गुड नहीं है? फेन्यूनशाओ हंसा, मैं तो शांति के समय डकैती करता था, पर अशांति के समय में तो कॉक्सवेन बनकर ज्यादा कमाई होती है। जनरल, जरा रहम करें। वह जनरल ठंडी नजरों से उसे देखती रही, लेकिन इस समय युद्ध जारी था, और उससे उलझना उचित नहीं था। वह अपने इंसेक्ट क्लाउड के साथ पीछे हट गई। फेन्यूनशाओ ने राहत की सांस ली, और अपने सहायक को जहाज आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अब सभी व्यापारी और अधिकारी उसे भय से देख रहे थे। वह हंसते हुए बोला, डरिए मत, मैं अब टर्न गुड हो गया हूँ। मेरा जहाज राजधानी में पंजीकृत भी है।
एक अधिकारी बोला, क्या ये जहाज वही कुख्यात क्लाउड चेसिंग पायरेट शिप नहीं है? फंशा बोला, नहीं साहब, अब इसका नाम क्लाउड चेसिंग पैसेंजर शिप है। जब दुनिया फिर से शांत हो जाएगी तब वापस लूटने निकलेंगे। फिर उसने उस व्यापारी के साथी को एक कॉइन पाउच देते हुए कहा, तुम्हारे साथी को मैं नहीं बचा पाया, उसका किराया मैं वापस करता हूँ। जहाज पर सभी कांप रहे थे, जैसे भेड़ियों के बीच से बचकर अब शेर के मुंह में आ गिरे हों। मैंने कहा ना, मैं अब अच्छा बन गया हूँ। फैन युनशाओ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें राजधानी तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा। सबके चेहरे पर अब भी भय की लकीरें थीं। वह चिन्मू की ओर मुस्कुराते हुए बोला, छोटे भाई, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल बुरी नहीं? क्या तुम युयुआन फैमिली से हो? चिन्मू बोला, नहीं, मैं इंपीरियल कॉलेज से हूँ। सीनियर ब्रदर फैन, आपका जान वास्तव में सराहनीय है। फैन युनशाओ की आंखें चमक उठीं, पहली बार किसी ने मेरे जान की तारीफ की है। सच कहूं तो लोग साधना में इतने खो जाते हैं कि अध्ययन करना भूल जाते हैं। वो नहीं जानते कि कल्टिवेशन ही स्टडी है। डाओ सेक्ट की सभी अल्टीमेट आर्ट्स अध्ययन से ही उत्पन्न हुई है। चिन्मू के बैग में बैठी छोटी लोमड़ी खुद को रोक नहीं पाई और सिर बाहर निकालते हुए बोली, ये सीनियर ब्रदर फैन, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि अब जब तुम्हारा शिप 3 से 5 गुना तेज हो गया है तो तुम कुछ और यात्राएं करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो? लूटने की जरूरत ही क्या है? फैन्यूनशाओ ने हुलिंगर की तरफ आंखें घुमाईं। इतनी परेशानी क्यों उठाऊं? अब जब मेरा शिप इतना तेज है तो मैं उतनी ही तेजी से लूट भी सकता हूँ। पहले मैं एक दिन में एक बार लूट पाता था, अब 3 से 5 बार लूट सकता हूँ। लूट से कमाया पैसा यात्रियों को ले जाने से कहीं ज्यादा है। शांति के समय ज्यादा मर्चेंट शिप्स होती है, इसलिए तब हमें लूटना चाहिए।
अब जब युद्ध चल रहा है और मर्चेंट शिप्स कम हैं तो हम यात्रियों को ले जाते हैं। छोटी फॉक्स डीमन, तुम्हारे पास व्यापार की समझ नहीं है। हुलिंगर पूरी तरह से निशब्द रह गई। शिप की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसमें चरमराहट की आवाजें आने लगीं। तेज हवा के दबाव से जहाज को संभालना मुश्किल हो गया। फेन्युन शाओ घबरा गया और उसने वाइटल ची से रून्स बनाकर जहाज की बाहरी सतह पर अंकित कर उसे मजबूत किया। चिन्मू का दिल भी दहल उठा। अब उसे भी डर लग रहा था कि कहीं जहाज उड़ते उड़ते ही टुकड़ों में न बिखर जाए। सौभाग्य से पूरे सफर में जहाज हवा में कभी नहीं टूटा। रास्ते में वे कुछ युद्ध क्षेत्रों के ऊपर से गुजरे, लेकिन क्लाउड चेसिंग पायरेट शिप की रफ्तार इतनी थी कि जब तक दोनों सेनाएं उसे देख पाती जहाज बहुत दूर निकल चुका होता, जिससे सब लोग हैरान रह जाते। फैन युन शाओ भी हैरान था। चिन्मू द्वारा बनाया गया फिल फर्नेस बेहद शक्तिशाली था। इस रफ्तार से राजधानी पहुंचने में 7-8 दिन लगने की बजाय अब बस एक दिन ही लग रहा था। हालांकि चिन्मू का बनाया फिल फर्नेस बहुत बढ़िया था, लेकिन वह स्पिरिट स्टोन्स और हर्ब्स बहुत तेजी से खर्च करता था। जब वे राजधानी पहुंचे तो अगले दिन सुबह का समय था। जहाज धीरे धीरे नीचे उतरा क्योंकि स्पिरिट स्टोन्स लगभग खत्म हो चुके थे। जहाज राजधानी के व्हीकल्स और माउंट्स के बाजार में उतरा। वहां मौजूद अधिकारी जांच करने आया और फैन युनशाओ को देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। वह कांस्टेबल्स को बुलाने ही वाला था कि फैन युनशाओ तुरंत बोला, मैं अब सुधर गया हूं, यह रहा हमारे जहाज का ऑफिशियल रिकॉर्ड। अधिकारी ने देखा, सचमुच ये इंपीरियल कोर्ट का आधिकारिक रिकॉर्ड था। वह हक्का बक्का रह गया। तुम जैसे अपराधियों को तो सिर कलम कर देना चाहिए, तुम्हें अच्छा बनने की इजाजत कैसे मिल गई? फान्यूनशाओ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यह इंपीरियल कोर्ट की कृपा है, मैं कृतज्ञता से आंसू बहा रहा हूं। चिन्मू जहाज से उतरकर जाने लगा तो फान्यूनशाओ तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ब्रदर चिन, इंपीरियल कॉलेज में तुम्हारा क्या भविष्य है? मेरे साथ चलो, बिना पूंजी के बड़ा मुनाफा कमाएंगे। चिन्मू ने सिर हिलाया। सीनियर ब्रदर फैन, मैं इंपीरियल कॉलेज में वैसा नहीं हूं जैसा तुम डाउसेक में थे। तुम तो भीतर से ही भ्रष्ट हो गए थे, लेकिन इंपीरियल कॉलेज में मेरी बहुत अच्छी छवि है। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं जिसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा है। हुलिंगर ने गर्व से कहा, इम्प्रॉपर इंटेंशन जैसे शब्द यंग मास्टर के साथ कभी नहीं जुड़ सकते। फैन्युन श्याओ ने खींचते हुए कहा, तुम्हारी प्रतिभा व्यर्थ जा रही है अगर तुम डाकू नहीं बनोगे। खैर, जब मैं डाउसेक्ट से निकला था मैंने कंप्यूटेशनल कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री चुरा ली थी। चूंकि तुम्हें अलजेब्रा में रुचि है, ये मैं तुम्हें दे देता हूं। चिन्मू की आंखें चमक उठी। इतना बहुमूल्य उपहार कैसे ले सकता हूं? लिंगर, इसे जल्दी से रख लो। हुलिंगर ने कंप्यूटेशनल कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री बैग में छिपा दी। फान्यूनशिया बोला, डाउ सेक्ट में डिसाइपल्स को कंप्यूटेशनल कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री सीखने से मना नहीं किया जाता। यह उनके ज्ञान को खोलने के लिए होती है। जब कोई कंप्यूटेशनल कैनन्स में निपुण हो जाता है, तभी वह 14 राइटिंग्स ऑफ डाउ सोर्ड सीख सकता है। मैंने 5वीं राइटिंग तक सीखी थी, पर छठी शुरू करने से पहले ही मुझे बाहर निकाल दिया गया। चिन्मू ने जिज्ञासा से पूछा, वह मूव, a dot threading the vast movements, yin and yang come and go within two modes, किस राइटिंग में है? फन्युन शाओ चौंक गया। ब्रदर चिन को यह मूव पता है? ये डाउ सोर्ड की पहली राइटिंग है और 14 राइटिंग्स में सबसे सरल। डाउ सोर्ड जितना आगे बढ़ते जाओ उतना कठिन और शक्तिशाली होता जाता है। जब कोई डाउ सोर्ड की 14वीं राइटिंग पूरी कर ले तो वह इस संसार में अजेय हो जाता है, एक देवता बन जाता है। लेकिन आज तक डाउ सेक्ट में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। चिन्मू का दिल धड़क उठा। अगर पहली राइटिंग इतनी शक्तिशाली थी तो 14वीं राइटिंग की शक्ति कितनी भयानक होगी। जब उसने डाउजी लिंगशुआन से लड़ाई की थी उसने यही मूव इस्तेमाल किया था। चिन्मू ने उसे हराया था, लेकिन डाउजी लिंगशुआन ने भी उसकी कमजोरी की गणना कर उसे घायल किया था। वह 14 राइटिंग्स ऑफ डाउ सोर्ड के प्रति और भी उत्सुक हो गया। फन्युनशाओ से विदा लेकर चिन्मू इंपीरियल कॉलेज की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, फन्युनशाओ दिलचस्प व्यक्ति है, पर पता नहीं कब यह दिलचस्प इंसान बाजार में सिर कटवाने के लिए पकड़ा जाएगा। अब जब पैट्रियार्क सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो अगला ग्रैंड चांसलर कौन होगा? क्या चांसलर बाशान? चांसलर बाशान इंपीरियल कॉलेज में सुधार करना चाहते थे। इंपीरियल एकेडमिशियंस की स्थापना उनका पहला कदम था। चिन्मू के मन में वे ग्रैंड चांसलर के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। इंपीरियल कॉलेज के मुख्य द्वार पर पहुंचकर चिन्मू ने देखा कि वहां वही ड्रैगन चिलेन बैठा था, लेकिन अब उसके गले की जंजीर गायब थी। वह अभी भी मूर्ति की तरह स्थिर बैठा था, केवल आगे देखता हुआ। उसकी गर्दन पर नसें उभर आई थीं। क्या देख रहे हो? ड्रैगन चिलेन गर्जा। चिन्मू ने पूछा, तुम्हारे गले की जंजीर तो हट गई है, फिर भी तुम यहां क्यों रुके हो? ड्रैगन चिलेन बोला, मेरा जाने को कोई ठिकाना नहीं। रोज यहां कोई न कोई मुझे खाना देता है तो मैं यहीं ठीक हूं। हुलिंगर मुस्कुराए, बड़े साहब,
क्या खाना पीना ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है? ड्रैगन चिलिन ने उसे घूरा। एक फॉक्स डीमन क्या जाने चिलिन की महत्वाकांक्षा क्या होती है? हुलिंगर ने चिन्मू से कहा, यंग मास्टर, ये ड्रैगन चिलिन तो पागल हो गया है, रोज यही बैठा रहता है, चलिए इसे छोड़ दीजिए। चिन्मू ऊपर जाने लगा, तभी ड्रैगन चिलिन ने उदास स्वर में कहा, मेरे पुराने मास्टर ने मुझे छोड़ दिया, एक बूढ़े आदमी के साथ भाग गए, अब मेरा कोई नहीं। मैं यहाँ द्वार पर पहरा देता हूँ, एक बैल रोज मुझे तंग करता है, अब तो एक लोमड़ी भी मुझे नीचा दिखा रही है। चिन्मू लौट आया और बोला, तुम पैट्रियार के माउंट हो? तो हम एक ही सेक्ट के हैं। मैं सेक्रेड कल्ट का कल्ट मास्टर हूँ। ड्रैगन चिलन ने संदेह से कहा, मुझे कोई पेट्रियार्क या कल्ट मास्टर नहीं पता। तुमने मुझे पैरालाइज किया था, उसका हिसाब तो बाकी है। चिन्मू मुस्कराया। जब मैं डाउजी से लड़ने आया था, पेट्रियार्क मेरे साथ था, तुम्हें मेरा संबंध समझ जाना चाहिए था। ड्रैगन चिलन ने ठंडी सांस ली। फिर भी तुमने मुझे पैरालाइज किया। चिन्मू बोला, वह तो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे उस बैल से लड़ने को कहा था। वह बैल बहुत ताकतवर निकला और उसने मुझे ही पीट दिया। बेहतर है कि दुश्मनी मिटा दें। फिर भी तुमने बदला लेकर मुझे पैरालाइज किया, चिलिन ने कहा। चिन्मू ने मजाक में कहा, क्या कहो अगर मैं उस बैल को बुला दूं और तुम उसे पीट लो? चिलिन ने शक से कहा, कहीं फिर से पैरालाइज करने का बहाना तो नहीं? चिन्मू ने आह भरते हुए कहा, यह तो बहुत जिद्दी है। जब चिन्मू ऊपर चढ़ने लगा तो चिलिन पीछे पीछे। चिन्मू रुका, भी रुक गया। चिन्मू चला, चिलिन भी चला। अंत में जब चिन्मू ने कहा, क्या मेरे पीछे पीछे चलने का इरादा है? चिन बोला, तूने मुझे पैरालाइज किया, अब तुम्हें मेरा पालन पोषण करना होगा। चिमू ने कहा, पहले तो तुम कह रहे थे कि लोग तुम्हें खाना देते हैं। चिलिन बोला, पहले मेरे मास्टर देते थे, अब कोई परवाह नहीं करता। मैं महीने भर से भूखा हूँ। नया ग्रैंड चांसलर मुझे पत्थर समझता है और वह बैल तो चांसलर बादशाह का चहेता बन गया है और मुझे धोखेबाज कहता है। उसकी दुखभरी बात सुनकर चिन्मू का दिल पिघल गया। ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन बताओ तुम खाते क्या हो? मैं सिर्फ जेड ड्रैगन लेक का पानी पीता हूँ और रोज एक बाल्टी स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स खाता हूँ। चिन्मू और हुलिंगर दोनों के होश उड़ गए। हुलिंगर ने धीरे से कहा, यंग मास्टर, हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा है वह इसे खिलाने में आधे महीने में खत्म हो जाएगा। इसे साथ रखना ठीक नहीं। चिलिन ने सुन लिया और बोला, मैं थोड़ा कम खा लूंगा, आधी बाल्टी चलेगी? नहीं तो 1 लीटर? 1 लीटर से कम नहीं। चिन्मू ने कहा, मैं खुद अपोथेकेरी हूँ, मैं स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स बना लूंगा। तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं पालूंगा। चिलिन चिल्लाया, तुमने मुझे पैरालाइज किया और हम एक ही सेक्ट के हैं। मैं पेट्रियार्क का माउंट हूं, तुम्हारा कर्तव्य है मुझे खिलाना। चिन्मू का सिर घूम गया। ठीक है, पर तुम्हें रोज थोड़ा ड्रैगन सलाइवा देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं पालूंगा। ड्रैगन सलाइवा? चिलिन ने संदेह से पूछा। चिन्मू ने समझाया, मतलब तुम्हारा लार। चिलिन ने राहत की सांस ली। ओह, अच्छा हुआ। और वो बैल वाला वादा? चिन्मू ने चेतावनी दी, अगर ज्यादा बोले तो रोज आधी बाल्टी ही दूंगा। चिलिन तुरंत चुप हो गया और चिन्मू के पीछे चलने लगा, जैसे कहीं उसे खो न दे। हुलिंगर बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। वह चिलिन खड़ा होता तो चिन्मू से भी ऊंचा दिखता था। चिन्मू बस उसके थोड़ी से लटकती ड्रैगन की मूंछों तक पहुंच पाता था। अगर उसकी लंबी पूंछ को भी जोड़े तो वह लगभग 40 से 50 फीट लंबा था। उसके शरीर पर प्राकृतिक रून्स जैसी आकृतियां उभरी हुई थीं, जो उसकी दैवीय उपस्थिति दर्शाती थीं। हुलिंगर ने मन ही मन सोचा, अब समझी कि ये इतना खाता क्यों है। ये बुलटू से भी बड़ा है। पता नहीं असली रूप में कितना विशाल होगा। चिन्मू ने चिलिन को जेड ड्रैगन लेक तक ले जाकर पानी पिलाया और सोचा, मुझे अब तक नहीं पता कि ड्रैगन सलाइवा की छोटी शीशी कितने की बिकती है, पर यह घाव भरने की औषधि है, सस्ती तो नहीं होगी। उम्मीद है इससे इसके खाने का खर्च निकल आएगा, नहीं तो मेरा सारा धन यही उड़ा देगा। ड्रैगन किलिन ने पानी पिया और चिन्मू की ओर देखा। मैं अभी भी थोड़ा भूखा हूं। चिन्मू ने कहा, मैं तुम्हें गोलियां तैयार करने ले चलता हूं। वह ड्रैगन किलिन को गोदाम ले गया, जहां वह स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां खरीदने की सोच रहा था। उसी समय जेड ड्रैगन लेक के उस पार एक डाविस्ट खड़ा होकर उधर देख रहा था। उसने बड़बड़ाया, क्या यह पर्वत द्वार के सामने का ड्रैगन लायन जीवित हो गया है? ये जेड ड्रैगन पैलेस का पानी पीने क्यों आया है? और यह युवक कौन है? क्या इसे नहीं पता कि जेड ड्रैगन पैलेस का पानी शाही परिवार रॉयल फैमिली के लिए अर्पित होता है? खैर, जब तक ये झील में नहाता नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। चिन्मू जब रॉयल्टीज पार्क के पास से गुजरा तो उसने देखा कि वहां बहुत से स्कॉलर्स जमा थे और वहां से जयकार की आवाजें आ रही थी। वह दूर से देखने लगा। स्कॉलर्स रेजिडेंस के विद्यार्थी भी वहां दौड़ते हुए पहुंच रहे थे।
यहाँ तक कि डिवाइन आर्ट्स रेजिडेंट्स के 7 आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स भी भीड़ में थे। जगह इतनी भर चुकी थी कि हिलना डुलना मुश्किल था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक व्यक्ति हवा में उछलकर उल्टा जा गिरा और सिर के बल जमीन में धंस गया। किसी ने चिल्लाया, एक और हार गया। चिन्मू चौंक गया। वह जो जमीन में धंसा था रॉयल्टी स्पार्क का एक प्रिंस था। उसने सोचा, कोई राजकुमार को इतनी बेरहमी से कैसे हरा सकता है। फिर एक लड़की की आवाज आई, मैं अनुभव लेने आई हूं। कुछ ही देर में फिर धमाका हुआ और हरे वस्त्र में एक लड़की उड़ती हुई पास की दीवार से जा टकराई। दीवार में केवल उसके पतले पतले पैर ही दिख रहे थे। चिन्मू ने सोचा, लगता है ये एक प्रिंसेस है और ये लड़ाई के मूव्स को जाने पहचाने लग रहे हैं। शायद चांसलर बा शैन के बैटल स्पेल्स हैं। चांसलर बा शैन ने बैटल टेक्निक्स और स्पेल डिवाइन आर्ट्स को मिलाकर एक नई कला तैयार की थी, जिसे बैटल स्पेल अल्टीमेट स्किल्स कहा गया। यह कला इतनी शक्तिशाली थी कि अकेली बैटल टेक्निक्स या स्पेल्स के मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर थी। इसी अद्भुत खोज ने उन्हें सेक्ट मास्टर लेवल के महाशक्तिशाली साधकों में शामिल कर दिया था। हालांकि इस कला की एक कमी थी, यह अन्य कलाओं जितनी लचीली फ्लेक्सिबल नहीं थी। इसी कारण चांसलर बा शैन एक और कदम आगे नहीं बढ़ सके। चिन्मू ने सोचा, क्या यह सिस्टर यूक्स्यू हो सकती है? वह राजकुमारों और राजकुमारियों से क्यों लड़ रही है? इस बीच ड्रैगन चिलिन इतना भूखा था कि उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और पेट बिल्कुल अंदर चला गया था। चिन्मू ने लड़ाई देखने की इच्छा दबाई और गोदाम जाकर जड़ी बूटियां खरीदी। जब गोदाम के वैद्य ने उसे जड़ी बूटियां दी तो उसने चिन्मू के पीछे खड़े उस विशाल प्राणी को देखा और दंग रह गया। वापस लौटते समय जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति का विश्लेषण करता रहा और रास्ते में ही एक भट्टी स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स की तैयार कर ली। ड्रैगन चिलिन ने तुरंत सारी गोलियां खा ली, परंतु वह फिर भी नहीं भरा। उसने विनती भरी नजरों से चिन्मू की ओर देखा तो उसे एक और भट्टी तैयार करनी पड़ी। तब जाकर वह संतुष्ट हुआ। ड्रैगन चिलिन फिर से जोश में आ गया और बोला, अब से अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं लड़ाई में काफी अच्छा हूं। हुलिंगर ने हंसकर कहा, तुम तो एक बैल से भी लड़ने की हिम्मत नहीं रखते और खुद को लड़ाका कहते हो। यह सुनकर ड्रैगन चिलिन उदास हो गया। रॉयल्टी स्पार्क के सामने भीड़ अब और भी बढ़ चुकी थी। एक विद्वान बोला, क्या अब तक कोई भी उसे नहीं हरा सका? जब से सेवंथ प्रिंसेस बाहर के अनुभव से लौटी है वह पूरी तरह बदल गई है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। दूसरा बोला, वह स्पेल्स और बैटल टेक्निक्स को मिलाकर प्रयोग करती है और साथ ही 9 ड्रैगन मोनार्क टेक्निक का इस्तेमाल करती है। अब तो वह पूरे रॉयल्टी स्पार्क को अकेले हरा सकती है। देखते हैं क्या वह स्कॉलर्स रेजिडेंस और डिवाइन आर्ट्स रेजिडेंस के दरवाजे भी रोक सकती है। तीसरा बोला, डिवाइन आर्ट्स रेजिडेंस का तो पता नहीं, लेकिन स्कॉलर्स रेजिडेंस में ही टिकेगी, वहां तो वो डेविल है। चौथा बोला, सही कहा, 3 महीने से उसे देखा नहीं गया, लगता है बाहर मर गया। अब स्कॉलर्स रेजिडेंस एक संकट से मुक्त हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, सब रास्ता दो। लोग पीछे मुड़े तो देखा एक आधा ड्रैगन आधा खिलिन जैसा विशाल प्राणी रास्ता बनाते हुए आ रहा था। वह लोगों को धीरे धीरे धक्का देकर किनारे करता जा रहा था। कुछ लोग धक्के से उठ भी गए। वह प्राणी सबको हटाकर सीधे रॉयल्टी स्पार्क के द्वार तक पहुंच गया। सब लोग उसे देखकर सन्न रह गए। ड्रैगन चिलिन ने गर्व से कहा, यंग मास्टर, यह रास्ता साफ हो गया है, इस तरफ चलिए। चिन्नू ने धीरे से कहा, बहुत दिखावा हो गया, अगली बार ऐसा मत करना। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, सीनियर ब्रदर्स, सीनियर सिस्टर्स, जरा रास्ता दें। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। वह अंदर पहुंचा तो देखा लिंग यूशियो अपने 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर को खोलकर प्रिंस मिन्युए से लड़ रही थी। प्रिंस मिन्युए भी चांसलर बाशान का चुना हुआ विद्यार्थी था, पर कुछ ही चालों में वह पीछे हट गया। लिंग यूशियो ने अपना डिवाइन ट्रेजर खोलते ही 9 ड्रैगन बुला लिए जो उसके चारों ओर घूम रहे थे। वह बेहद वीर और तेजस्वी दिख रही थी। चिन्मू मन ही मन बोला, रोलेंस गोल्डन पैलेस की यात्रा के बाद इसकी साधना बहुत बड़ी है। 3 महीनों में यह सभी से आगे निकल गई है। उसे स्पष्ट दिख रहा था कि उसने अपनी कमजोर नींव को सुधार लिया था। चांसलर बाशान ने उसकी कमजोरियों पर ध्यान देकर उसे निखारा था। पर चिन्मू यह भी सोच रहा था, यह राजकुमारी तो आधा महल ही तोड़ चुकी है, इसे इतनी हिंसा कहां से मिली। तभी लिंग ने उसे देखा और बोली, गाय चराने वाले। वह मुस्कुराई और बोली, आज के लिए इतना ही, कल फिर लड़ेंगे। फिर वह चिन्मू की ओर बढ़ी। चिन्मू ने कहा, सिस्टर यूशियो, कुछ महीनों में तुम और भी शक्तिशाली हो गई हो। लिंग यूशियो बोली, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत चिंतित थी। फिर कहा, चांसलर बाशान भी तुम्हारे लिए चिंतित थे। तुम्हें पता नहीं, ग्रैंड चांसलर ने पद छोड़ दिया है। नया चांसलर वो व्यक्ति है जिसे मैं और लिटिल जनरल चिन ने सर्जिंग रिवर ड्रैगन पैलेस से बर्फ में जमे हुए बाहर निकाला था। चिन्मू सोचने लगा,
क्या वह गुलिनुअन हो सकता है? लिंग यूशु ने धीरे से कहा, यहाँ बहुत लोग हैं, मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। दोनों आगे बढ़े ही थे कि एक सुंदर युवक अचानक सामने आ गया। वह बोला, सेवन सिस्टर, तुम किसी भी आदमी को अपने कमरे में कैसे ले जा सकती हो? चलो मेरे कमरे में चलते हैं। लिंग यूशु शर्मा गई और धीरे से बोली, ठीक है। लिंग यूशु बोला, स्कॉलर चिन, कृपया आइए। चिन्मू चकित था। मैंने इस राजकुमार को कब नाराज किया? वे लिंग यीशु के निवास पहुंचे, जो एक सुंदर उद्यान की तरह सजा था। कृत्रिम पहाड़, बहता जल, शांत वातावरण, स्कॉलर्स रेजिडेंस से कई गुना बेहतर। वहां पैलेस मेड्स घूम रही थीं, जो स्वयं डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स थीं, सुंदर और शक्तिशाली दोनों। पवेलियन में धूप जलाई गई और हवा में सुगंध भर गई। दूर से गुचिन की धीमी शांत धुन सुनाई दे रही थी। चिन्मू बोला, सेकंड प्रिंस वाकई बड़े रिफाइंड हैं। लिंग यूशु ने मुस्कुराते हुए कहा, एकेडमिशियन चिन, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपने मेरी 7वीं बहन की बहुत सहायता की। उसने बताया कि आपने उसे रोलेंस गोल्डन पैलेस में कई बार बचाया। लिंग यूशु मुस्कुराई। कावर्ड बहुत शक्तिशाली है। मैं तो सोच रही थी वह मर गया, और मैंने रोलेंस गोल्डन पैलेस के शामन के सामने रोया भी था। लिंग यूशु सोच में पड़ गया। रोई थी? यह तो उसने मुझे नहीं बताया। वह आगे बोली, हम कावर्ड के एल्डर्स से भी मिले। उन्होंने कहा मैं समझदार हूं और खुश हुए। लिंग यूशु फिर सोच में, एल्डर्स से भी मिल ली? फिर लिंग यूशु ने उत्साह से कहा, सेकंड ब्रदर चांसलर बाशान सच में बहुत महान है। उनके साथ साधना करने के बाद मैं बहुत मजबूत हो गई हूं। अगर वो मुझे और कावर्ड को और बार बाहर ले जाएं तो मैं तुम्हें भी हरा दूंगी। लिंग यूशु ने सिर हिलाया। मुझे पता चला है अगली बार वो किसी और समूह को ले जा रहे हैं। लिंग यूशु थोड़ी उदास हो गई। फिर लिंग यूशु ने कहा, पिता ने गुलिनुअन को ग्रैंड चांसलर नियुक्त किया है। सुना है तुम्हारा उससे कोई झगड़ा है। अब वह ग्रैंड चांसलर बन चुका है और उसने इंपीरियल कॉलेज के शिक्षकों से तुम्हारे बारे में पूछा है। लिंगयुशु हंसते हुए बोली, मुझे पता है इनका झगड़ा क्या है। गुलिनुअन की जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड को काउहर्ड ने धोखे से ले लिया था, इसलिए वह बदला रखना चाहता है। लिंगयुशु बोला, बेहतर होगा कि तुम वो तलवार उसे लौटा दो। वो डेविल पाथ का आदमी है, छोटा दिल रखता है। अब जब वह ग्रैंड चांसलर है तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन वह चांसलर बाशान जितना उदार नहीं है। मुझे डर है वह तुमसे बदला ले सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं बीच में सुलह करा सकता हूं। चिन्मू ने कहा, हमारे ग्रेट रूइंस का नियम है कि जो वस्तु छल से ली गई हो उसे लौटाया नहीं जाता। लिंगयुशु मुस्कुराया, लेकिन ये जगह ग्रेट रूइंस नहीं है। अब वह ग्रैंड चांसलर है, बदला लेना उसके लिए आसान है। चिन्मू ने शांति से कहा, मैंने सुना है गुलिनुअन कभी क्राउन प्रिंस का जूनियर प्रोटेक्टर था, यानी उसके बचपन का गुरु। बताइए सेकंड प्रिंस, क्या आपको लगता है वह आपकी इज्जत करेगा? लिंग यूशु चुप हो गया। चिन्मू बोला, अगर वह सच में सुलह करना चाहे तो मैं ग्रेट रूइंस का नियम तोड़कर तलवार लौटा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है चाहे मैं लौटा भी दूं, न वह आपकी इज्जत करेगा, न ही यह दुश्मनी मिटाएगा। बल्कि सेकंड प्रिंस, क्या आपको डर नहीं कि वह आगे चलकर आपको ही कठिनाई में डाल दे? तो चलिए कहानी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचारों को कमेंट में बताना। अगर अगला भाग देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।